हेलो एवरीवन, मैं राजसिबन स्मार्ट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के संदर्भ में। यह टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए विस्तार से इसे समझते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। प्रत्येक जीव यानी प्रत्येक एनिमल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता ही करता है और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप कुछ वैसे भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यानी कुछ वैसी भी चीज़ों का निर्माण होता है जो कि हानिकारक किस्म के होते हैं, यानी वो पॉइजनस यानी वो विषाक्त प्रकृति के होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं। तो वो जो बेस्ट प्रोडक्ट, वो जो विषाक्त प्रकृति के हो गए या हानिकारक प्रकृति के हो गए, तो शरीर के द्वारा उसका बाहर निकालना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए शरीर उसे बाहर निकाल देता है, अपने से बाहर निकाल देता है। तो जो विषाक्त प्रकृति के पदार्थ बने वो वेस्ट मैटर कहलाते हैं या बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं, और शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया हुई उसे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए उसे फिर से यहाँ पर देखते हैं कि जो भी कोई भी एनिमल या जंतु है वो उपापचय की क्रिया किया, इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, कहीं जल का भी निर्माण हुआ, तो कहीं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि का भी निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं जो कि विषाक्त प्रकृति के होते हैं। इसलिए शरीर के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाई। यानी यह जो एनिमल है वो मेटाबॉलिज्म किया, इस मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि जो हो गए, ये जो वेस्ट मटेरियल कहलाए ये, और जो कि ये पॉइजनस नेचर के हुए और इसको जो बॉडी से बाहर रिमूवल किया गया तो वो एक्सक्रीशन हुआ। और एक चीज़ कि ये अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाई, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन। और वे अंग जो कि इस एक्सक्रीशन में उत्सर्जन में भाग लेते हैं, सम्मिलित रूप से उन सबों को उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। यानी ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसमें कई बार एक से अधिक अंग भाग लेते हैं। तो जो सारे अंग भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब मानव में 5 तरह के या 5 टाइप के या 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत और वृक्क, यानी कि ये स्किन, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी। तो एक एक कर हम इन 5 को देखते हैं कि पहला जो त्वचा यानी स्किन है, इससे क्या क्या एक्सक्रीशन होता है। तो इससे पसीना निकलता है और सीबम निकलता है। तो ये पसीना क्या होता है? तो पसीना में अतिरिक्त लवण होता है और पानी होता है। कई बार हो सकता है आपको भी अनुभव हुआ हो कि कभी बहुत गर्मी लगी हुई हो या अधिक हार्ड वर्क किए हो तो पसीना बहुत अधिक निकला होगा और वो हो सकता है वो आपके जिह्वा तक भी आया होगा किसी न किसी रूप में, तो वो स्वाद में नमकीन होगा। तो वो नमकीन होता है, वही अतिरिक्त लवण उसमें रहते हैं, इस वजह से वो नमकीन होता है। वहीं पसीना का एक और भी काम है कि जब हम लोग कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो पसीना निकलता है, तो वो हमारे बॉडी को ठंडा करता है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये पसीना काम आता है। और वहीं जो सीबम निकलता है, सीबम एक तैलीय पदार्थ है। तो वो तैलीय पदार्थ के आप लोग कभी देखे होंगे कि सो कर उठे होंगे तो खास करके फेस में ये जो नाक के ऊपर का भाग है इसे छुएंगे तो थोड़ा चिपचिपा लगेगा। तो यहाँ पे ऑयली सब्सटेंस यानी तैलीय पदार्थ है, वही सीबम है। तो हम फिर से देखते हैं कि जो हमारे शरीर पे जो पसीना निकलता है वो किससे निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, जिसे कि अंग्रेजी में स्वेट कहते हैं, यानी पसीना हुआ। वहीं सीबेशियस ग्लैंड यानी तैलीय ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा तेल या जो वाइल्ड टाइप का जो मैटर निकलता है उसे सम्मिलित रूप से सीबम कहते हैं। अब हम आते हैं फेफड़ा यानी लंग्स पे।
लंग्स के द्वारा हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखे थे, जो हम पहले भी, यदि आप ना देखे हों तो जाके वहाँ भी देख सकते हैं कि रिस्पायरेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो हमारे फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकाला जाता है। जो जल निकलता है वह जल वाष्प के रूप में होता है। तो यही फेफड़ा जो हो गया, ये किस चीज़ का एक्सक्रीशन किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, और जल का किस रूप में, तो जल का वाष्प के रूप में। वहीं एक चीज़ और कि हमारे फेफड़े में क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड में जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है तो उस ब्लड को प्यूरिफाइड ब्लड कहते हैं, यानी शुद्ध रक्त कहते हैं। तो इसीलिए फेफड़ा का एक अन्य काम है कि रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अलग चीज़ है और फिल्टरेशन ऑफ ब्लड अलग चीज़ है। तो यहाँ पे फेफड़ा क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है। अब हम तीसरे ऑर्गन पे आते हैं, यकृत यानी लीवर। हमारे बॉडी के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप अंतिम रूप से एमिनो एसिड में प्रोटीन बदल जाता है। वहीं एमिनो एसिड के साथ साथ कुछ वो अमोनिया का भी निर्माण होता है। तो वो जो अमोनिया होता है, वो अमोनिया शरीर के लिए बहुत ही विषैला होता है। यानी ये जो नाइट्रोजनस जो 3 प्रोडक्ट हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसमें सबसे अधिक हार्मफुल अमोनिया होता है। तो अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है। तो उस अमोनिया का निर्माण हमारे शरीर में भी होता है प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप। तो ये लीवर क्या करता है कि उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम हार्मफुल होता है अमोनिया के मुकाबले। तो ये लीवर क्या किया, यह जो है शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। और लीवर एक काम और करता है कि हम लोग देखे थे कि आरबीसी जो है उसका एक अपना लाइफ टाइम होता है, उसका एक अपना जीवन काल होता है 120 दिनों का। उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो जब डेड हो जाता है तो वो टूट जाता है। तो टूटने पर बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन नाम का उसमें पिगमेंट मिलता है। वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देख चुके हैं। आप नहीं देखे हो तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। उसमें बाइलिरुबिन जो होता है येलो कलर का पिगमेंट होता है और बाइलिरुबिन जो होता है वो ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होता है। तो यकृत जो है, लीवर, ये भी काम करता है एक्सक्रीशन के मामले में। वैसे हम लीवर के बारे में ज़्यादा जानकारी हम फिर से जब हम ऑर्गन के सिस्टम, ये इंडोक्राइन ग्लैंड पर हम आएंगे तो वहाँ पर ही हम उसे देखेंगे। अब हम आते हैं बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं कि जो भी अपचे भोजन होते हैं वो बड़ी आंत के द्वारा आगे होकर वो रेक्टम और एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है और जो बाहर निकलता है वह काइल रूप में होता है। तो मानव का जो ये बड़ी आंत हुआ, ये क्या किया, अपचे भोजन को गुदाद्वार यानी एनस के द्वारा बाहर कर देता है। पांचवा और अंतिम है ब्रिक, जिसे कि गुर्दा भी कहते हैं और अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी मानव में जितने भी उत्सर्जी अंग पाए जा रहे हैं उनमें सबसे मुख्य कोई है तो ब्रिक है। इसीलिए हम इस उत्सर्जन तंत्र में हम ब्रिक के बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी के बारे 4 के बारे में भी जान लिए, लेकिन ब्रिक के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह जो है क्या करता है ब्रिक, कि नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करता है। यानी ये जो अमोनिया को यूरिया में कौन बदला था, तो लीवर बदला था, यकृत बदला था। तो वो ब्लड में जो यूरिया था उस यूरिया को ये किडनी जो होता है वो छानकर अलग कर देता है और वही मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो इसीलिए रक्त को छानने की प्रक्रिया यानी फिल्टरेशन ऑफ ब्लड कौन किया, तो ये किडनी किया। वहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन किया, तो वो फेफड़ा किया। तो ये दोनों अलग चीज़ है, आप इसे ध्यान रखेंगे, संभव है एग्जाम में पूछा जाए। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और फिल्टरेशन ऑफ ब्लड में। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स किया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है तो शुद्ध हो गया, और फिल्टरेशन ऑफ ब्लड कौन किया, तो वो किडनी किया। क्या किया, ये फिल्टर कर यूरिया को निकाल दिया। अब हम आते हैं, एक टर्म है एमेनोटेलिज्म। ये एमेनोटेलिज्म का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमेनोटेलिज्म कहलाती है। और 4 टर्म और है, एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, गुआनोटेलिक। एक एक कर हम इसके बारे में देख लेते हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी टॉपिक।
ये एमोनोटेलिक और एमोनोटेलिज्म दोनों में फर्क है। एमोनोटेलिज्म का अर्थ हो गया कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों को निकालना, वहीं एमोनोटेलिक का अर्थ क्या हुआ कि जो एनिमल, जो जीव वो उत्सर्जन के रूप में, एक्सक्रीशन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का उत्सर्जन करता है, तो वो एमेनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। और ये किस जीवों में पाया जाता है? एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है, एक्वेटिक इंसेक्ट में पाया जाता है, यानी मछलियों में और जलीय कीड़ों में पाया जाता है। ये जो अमोनिया होता है ये बहुत अधिक विषैला होता है, ये हम देख चुके थे, और इसको निकालने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पानी जलीय जीवों को ही उपलब्ध रहता है, इसीलिए अमोनिया का उत्सर्जन जलीय जीव करते हैं। अब है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या हुआ? वैसे जीव जो कि एक्सक्रीशन के रूप में, उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण है स्तनधारी यानी कि मैमल्स, और उसमें यानी जैसे कि सभी स्तनधारी हैं, तो उसमें फिर जैसे कि मानव हो गए, ह्यूमन हो गए, हम लोग स्तनधारी हैं, पशु आदि, ये क्या करते हैं उत्सर्जन के रूप में? हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एक टर्म है यूरिकोटेलिक, यानी कि जो जीव वो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, तो वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं पक्षी यानी बर्ड्स, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं वो सभी यूरिक एसिड का ही उत्सर्जन करते हैं। वहीं रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल्स तो आप जानते हैं कि जो भी रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गए, लिजार्ड हो गए, मन छिपकली हो गए, ये सब जो हैं वो यूरिकोटेलिक हो जाते हैं। यानी बर्ड्स, जितने सारे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सभी यूरिकोटेलिक होते हैं। वहीं एक और टर्म है गुआनोटेलिक, इसका थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन आप इसे भी जान लें। गुआनोटेलिक जो एक्सक्रीशन में गुआनिन का एक्सक्रीशन करते हैं, वो गुआनोटेलिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण है स्पाइडर यानी मकड़ी, और बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चारों टर्म। ये किसी न किसी रूप में कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सभी आधार पर हम मानव को क्या कह सकते हैं? मानव यूरियोटेलिक है, क्योंकि यह उत्सर्जन यूरिया का करता है। हम देख चुके थे कि किडनी जो है किडनी यूरिया को छानकर ब्लड से अलग कर देता है, तो इसीलिए मानव यूरियोटेलिक हो गया। और वो उत्सर्जन क्या किया? तो यूरिया का किया। यूरिया के बारे में एक और चीज़ बता दें कि ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में तैयार हुआ था। संभव है यह भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यूरिया जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है जो कि लैब में तैयार हुआ था, तो वो यूरिया है। इस यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% रहता है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन 46% रहता है, और यूरिया का केमिकल फार्मूला ये है। अब हम किडनी पर आते हैं। किडनी यानी गुर्दा यानी ब्रिक। तो किडनी के चारों तरफ भी एक पतली झिल्ली होती है, उसे पेरिटोनियम कहते हैं, और यह संख्या में 2 होती है, यानी प्रत्येक ह्यूमन में 2 किडनी पाई जाती है। और इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज आप लोग देखे होंगे, उसी रूप में होता है। इसके बाद हम किडनी का फिगर भी बनाएंगे और नेफ्रॉन का भी फिगर बनाएंगे, और हम उसे भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर यही कि उसका आकार ये जान लीजिए कि किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है, यानी बीन शेप्ड होता है। इसका बाहरी भाग, किडनी का जो बाहरी भाग होता है वह मेडुला कहलाता है, वहीं किडनी का आंतरिक भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। और किडनी में जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन निकलते हैं या यूरेटर निकलते हैं, तो उस भाग को रीनल हाइलम कहते हैं, यानी किडनी का प्रवेश द्वार क्या कहलाया? तो रीनल हाइलम कहलाया। वहीं एक वयस्क में किडनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर मानी जाती है, वहीं उसकी चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर मानी जाती है, और उसकी मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर मानी जाती है। एक वयस्क का किडनी का वजन लगभग माना जाता है कि 150 ग्राम। वैसे तो यह 180 ग्राम तक भी हो सकता है, लेकिन औसतन माना जाता है कि लगभग 150 ग्राम हुआ। और जैसे कि हम लोग देखे थे कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? तो वो सेल है। उसी तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो नेफ्रॉन है। यानी यह भी आपको ध्यान रखने की बिल्कुल चीज़ है कि किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? तो वो नेफ्रॉन है। हमारे बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? तो वो सेल है, और किडनी का नेफ्रॉन है।
एक किडनी में माना जाता है कि नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख तक हो सकती है। और जो किडनी जो होता है इसका जो अध्ययन होता है तो वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और वहीं किडनी को का जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं या स्पेशलाइजेशन जिनमें होती है जिन डॉक्टर में, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का फिगर है। हम पहले देख चुके हैं कि ह्यूमन में किडनी 2 की संख्या में पाई जाती है। तो ये राइट साइड की किडनी हो गई और ये लेफ्ट साइड की किडनी हो गई। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कि एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन उसे कहा जाता है। हम पहले भी देखे थे कि किडनी जो है वो बाहर में एक पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे कि पेरिटोनियम कहते हैं। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे थे कि जो लंग्स होता है वो बाहर एक पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे कि प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो किडनी की झिल्ली क्या हो गई, ये पेरिटोनियम हो गई। देखिए यही पतली झिल्ली है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो मेडुला कहा जाता है। तो ये मेडुला हो गया। किडनी का बाहरी भाग ये क्या हो गया, मेडुला हो गया। वहीं किडनी के आंतरिक भाग को यानी इंटरनल पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये आंतरिक पार्ट हो गया, इंटरनल पार्ट हो गया। किडनी में जो भी यूरिन बनता है वो यूरिन यूरेटर के माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो ये यूरेटर हो गया। इसी यूरेटर के माध्यम से यूरिन बना हुआ यूरिन यानी मूत्र वो बाहर निकल रहा है और वो मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, जो कि समय समय पर यूरेथ्रा के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। हम पहले भी देखे थे कि किडनी में एक हाइलम नाम का स्ट्रक्चर होता है। हाइलम क्या है, जहाँ की आर्टरीज अंदर जाती है, वेन बाहर निकलते हैं, यूरेटर बाहर निकलते हैं जिस जगह से, तो किडनी के उस भाग को हाइलम कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया रीनल हाइलम। रीनल टर्म जहाँ भी आपको मिलेगा तो आप ये समझेंगे कि वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर वो किडनी से जुड़ी हुई है। तो किडनी से जुड़ी हुई चीज़ों में रीनल टर्म मिलता है। किडनी के इस भाग को रीनल पेल्विस कहते हैं। वहीं आप देखेंगे कि राइट साइड की किडनी ये लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ा नीचे है। तो इसके पीछे वजह यह है कि ये लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो लीवर की वजह से ही ये किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट के मुकाबले। हम देखे थे कि जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, उसी तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन का फिगर है। नेफ्रॉन में जो ब्लड आता है वो एफेरेंट आर्टियोल से आता है, यानी अभिवाही धमनिका से वो ब्लड अंदर आता है। ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ में वह ब्लड छन जाता है और उसके बाद फिर जो ब्लड बचता है वह इफेरेंट आर्टियोल यानी अपवाही धमनिका से वह बाहर निकलता है। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, अभी तो सब कुछ ठीक लगे, बाद में कन्फ्यूज़न हो कि अरे क्या बात थी, एफेरेंट से ब्लड अंदर आता था या इफेरेंट से। तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट का पहला लेटर ए होता है, तो ए से यानी एफेरेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर आ रहा है, और ई अल्फ़ाबेट में ए के बाद आता है, तो यानी बाद में इफेरेंट हो गया, तो इफेरेंट आर्टियोल से वो बाहर निकल रहा है। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड छन जाता है, तो जो छनी हुई चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा कहाँ होती है, तो बोमेन्स कैप्सूल यानी बोमेन्स संपुट में। इस बोमेन्स कैप्सूल का आविष्कार इसकी खोज बोमेन्स नाम के साइंटिस्ट किए थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बोमेन्स कैप्सूल रखा गया। तो वो जो छनी हुई चीज़ें होती हैं वो बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए लूप ऑफ हेनले तक आती है, और लूप ऑफ हेनले से फिर वह डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए वह कलेक्टिंग डक्ट तक आती है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेफ्रॉन के एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मानव में किडनी कहाँ अवस्थित होती है, तो मानव में किडनी उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर होती है। यानी मानव में किडनी कहाँ होती है, तो वो एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल साइड में और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर होती है। हम लोग जानते हैं किडनी की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में होती है, तो दूसरी राइट साइड में होती है। अब हम एक एक कर नेफ्रॉन का जो भी पार्ट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ब्लड नेफ्रॉन में कहाँ से इन करता है, तो एफेरेंट आर्टियोल से ब्लड इन करता है, अंदर आता है,
और वह ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। ग्लोमेरुलस में पहुंचकर वह छनता है और छनने के बाद इफेरेंट आर्टियोल से वह बाहर निकलता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एफेरेंट आर्टियोल विथ रेस्पेक्ट इफेरेंट आर्टियोल ये थोड़ी मोटी है और ये विथ रेस्पेक्ट एफेरेंट ये थोड़ी पतली है। तो दोनों में एफेरेंट और इफेरेंट में एक अंतर यह भी है कि एफेरेंट आर्टियोल मोटी है और इफेरेंट आर्टियोल पतली है। तो ब्लड जैसे ग्लोमेरुलस में पहुंचा तो ब्लड सबसे पहले नेफ्रॉन में यही पार्ट है जहाँ की ब्लड छनता है, फिल्टर होता है। तो यहाँ फिल्टर होने के बाद फिर वह इफेरेंट आर्टियोल से बाहर निकल जाता है और जो फिल्टरेट पार्ट हुआ यानी छना हुआ जो भाग हुआ वो कहाँ इकट्ठा होता है, तो बोमेन्स कैप्सूल में यानी बोमेन्स संपुट में इकट्ठा होता है। यहाँ जो ग्लोमेरुलस में वह छनता है तो यहाँ पर केशिकाओं का, कैपिलरीज का एक जाल होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जालनुमा संरचना होती है, वहीं पर वो छनता है। यानी ग्लोमेरुलस क्या हो गया, तो कैपिलरीज का, केशिकाओं का एक जो है जालनुमा संरचना यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखिए ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ, यह केशिकाएं मिलकर एक जालनुमा संरचना यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है और नेफ्रॉन में रक्त सबसे पहले ग्लोमेरुलस द्वारा ही छाना जाता है। और जो छना हुआ चीज़ है वो कहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो बोमेन्स कैप्सूल में। यह जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी बोमेन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसका नाम उनके सम्मान में बोमेन्स कैप्सूल रखा गया। यह जो बोमेन्स कैप्सूल है कैसा है, तो यह प्याले नुमा संरचना है यानी कप लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो सब इकट्ठा होता रहता है वो इकट्ठा होकर फिर आगे बढ़ता है, वो पीसीटी में पहुँचता है। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और हिंदी में इसे समीपस्थ संवलित नलिका कहते हैं। ये संवलित क्या हुआ, कन्वोल्यूटेड क्या हुआ, जो कुंडलित हुआ, मतलब मुड़ी हुई संरचना है, ट्यूब्यूल है, तो इसीलिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। और ये बोमेन्स कैप्सूल के सबसे नज़दीक है, इसीलिए प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ हो गया। यहाँ से जब वो फिल्टरेट पार्ट जब अंदर की ओर आता है तो उस जो फिल्टरेट पार्ट है उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी रहते हैं, यानी उपयोगी चीज़ें भी रहती हैं। तो उनमें से लगभग 70 से 80% पार्ट को, जो यूजफुल चीज़ है, उसे फिर से यहाँ रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। साथ में यह पीसीटी जो है यह हाइड्रोजन आयन का भी सिक्रीशन करता है और उसी हाइड्रोजन आयन की वजह से यूरिन का नेचर एसिडिक होता है, यानी मूत्र जो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका सिक्रीशन यही पीसीटी करता है। तो आप देखें पीसीटी यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ संवलित नलिका। यह बोमेन कैप्सूल से आगे का भाग है। यहाँ पर 70 से 80% तक खनिज लवण एवं बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण हो रहा है, यानी 70 to 80% ऑफ द मिनरल साल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर एब्जॉर्ब्ड हेयर। और हाइड्रोजन आयन का यह सिक्रीशन कर रहा है, जिस कारण मूत्र जो है अम्लीय हो रहा है, यानी यूरिन एसिडिक नेचर का हो रहा है। इसके बाद आती है एक यू लाइक संरचना है जिसे कि हेनलेज लूप कहा जाता है या लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। तो हेयर पिन कैसे कि जो देखते होंगे बहुत सी लड़कियां, औरतें, वो एक पिन लगाती हैं, वो जो हेयर में पिन लगाती हैं वो यू आकृति की होती है, यू शेप्ड की होती है। तो इसीलिए ये हेनले लूप को कहा गया कि यह यू लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे तो अब तो नए नए स्टाइल आ गए हैं, तो बहुत सारे लड़के लोग भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, तो वो भी हेयर पिन का यूज़ करते हैं। तो अब ये नहीं रह गया कि हेयर पिन सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ या औरतें ही यूज़ करती हैं। और इस लूप ऑफ हेनले का भी के बारे में सबसे पहले जानकारी हेनले महोदय के द्वारा दी गई थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम लूप ऑफ हेनले रखा गया। यह जो है 70 से 80% एब्जॉर्प्शन पीसीटी किया और यह लगभग 5% एब्जॉर्प्शन करता है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ पहुँचती है, तो डीसीटी में यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी दूरस्थ संबलित नलिका में। यानी जो संबलित नलिका, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूर हो गई, उसे दूरस्थ संबलित नलिका कहे या डीसीटी कहे। यह नेफ्रॉन का क्या है, सबसे अंतिम पार्ट है, यानी नेफ्रॉन का डीसीटी के बाद कोई पार्ट नहीं होता है। और सबसे लास्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो डीसीटी में होता है, यानी डीसीटी के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे भी हमने लिखा है कि डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संबलित नलिका, यह नेफ्रॉन का अंतिम भाग है। यह संग्रह नलिका से जुड़ा होता है और लगभग 20% एब्जॉर्प्शन अवशोषण यही करता है, इसके बाद अवशोषण नहीं होता, यानी नो एब्जॉर्प्शन आफ्टर दिस।
तो जब थ्योरी पोर्शन आपको पता रहेगा तो चाहे क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे आप आंसर देने में बिल्कुल सक्षम होंगे। चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर बिल्कुल बिना टेंशन का आप आंसर दे सकेंगे। जैसे मान लीजिए इतने ही तक हुई, क्वेश्चन चाहे जिस रूप में पूछे, ब्लड कहाँ से इन करता है तो एफेरेंट आर्टियोल से, कहाँ से निकलता है तो इफेरेंट आर्टियोल से, नेफ्रॉन में सबसे पहले ब्लड कहाँ छनता है तो ग्लोमेरुलस में छनता है, नेफ्रॉन में कौन सी संरचना होती है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होती है या प्याले नुमा संरचना होती है तो बोमेंस कैप्सूल होती है, सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो पीसीटी में होता है, हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन कहाँ होता है तो पीसीटी में होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कौन सा भाग है तो लूप ऑफ हेनले, यू लाइक स्ट्रक्चर कौन है तो लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन का सबसे अंतिम पार्ट कौन है तो डीसीटी है, किसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो डीसीटी के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सबसे अंतिम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो डीसीटी में होता है। तो चाहे किसी भी रूप में घुमा कर फिरा कर क्वेश्चन पूछे, थ्योरी पोर्शन यदि आपका मजबूत है, थ्योरी पर आपकी पकड़ है तो आपको आंसर देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए उसके बाद वो फाइनली रूप से यूरिन कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे कि हिंदी में संग्रह नलिका कहते हैं, और यह अंत में मूत्र वाहिनी यानी यह जो है ये यूरेटर से जुड़ा होता है। और यूरेटर का काम क्या है, जो किडनी में बने हुए मूत्र हैं उसको वो मूत्राशय तक पहुँचाता है यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। यूरेटर की लंबाई सामान्यतः मानी जाती है कि एक वयस्क मनुष्य में 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब जब यूरिन कहाँ पर इकट्ठा होता है तो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा होता है। सामान्यतः माना जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है, वो औसतन माना जाता है 500 ml। ऐसे पुरुषों में यह 600 से 700 ml तक स्टोर हो सकता है, वहीं महिलाओं में 400 से 500 ml तक स्टोर हो सकता है, किंतु औसतन यहाँ पे लिखा गया है कि 500 ml। जब 2/3 यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय भर जाता है तो वो ब्रेन को सिग्नल देना शुरू करता है, भेजना शुरू कर देता है कि अब यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय भरने वाला है, अब आप इसे खाली करने का परमिशन दें, इजाज़त दें। तो ब्रेन फिर जैसा डिसीजन लेता है तो उस हिसाब से समय समय पर यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर इसे बाहर निकाला जाता है। यहाँ एक और चीज़ छूट गई, कैपिलरीज नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क यहीं से ये शुरू हो जाता है। और कैपिलरी नेटवर्क का क्या काम है, यहाँ पर जो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है उसको एब्जॉर्ब करके यह फिर बॉडी के अन्य पार्ट में यह भेज देता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। ये GFR क्या है तो हम लोग ये जानते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है तो वो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में ब्लड सबसे पहले कहाँ फिल्टर होता है, छनता है तो वो ग्लोमेरुलस में छनता है। तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का फिल्टरेशन हो रहा है, ब्लड छन रहा है, रक्त छन रहा है, उसी के रेट के बारे में है। तो माना जाता है कि किडनी में प्रति मिनट 125 ml लगभग ब्लड का फिल्टरेशन होता है, रक्त छनता है। और उस 125 को 60 से गुना कर देंगे तो प्रति घंटे हो जाएंगे, और उसे फिर 24 से गुना कर देंगे तो वो प्रतिदिन का हो जाएगा। तो प्रतिदिन ये 180 लीटर प्रतिदिन वहाँ पे ब्लड छनता है, ब्लड फिल्टर होता है, रक्त छनता है। तो इसीलिए GFR हो गया 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। अब हम आते हैं मूत्र जो है, यूरिन है, उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो मूत्र में जल की मात्रा यानी वाटर जो है लगभग 95% होता है यानी 95% होता है। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है तो जल की होती है। उसके बाद यूरिया 2 से 2.5% माना जाता है। वहीं खनिज लवण यानी मिनरल्स सॉल्ट्स ये 0.2% होता है, और यूरिक एसिड 0.3% होता है। सामान्यतः मूत्र का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है यानी वो लाइट येलोइश होता है। और वो किस वजह से होता है तो वह यूरोक्रोम की वजह से होता है। संभव एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि मूत्र का रंग हल्का पीला किस वजह से होता है या मूत्र का रंग किस वजह से होता है तो वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। कभी कभी मूत्र पीला ना होकर थोड़ा रेडिश हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि बीमारी का संकेत है। जब आप पानी बहुत कम पिएंगे तो वो डिहाइड्रेशन की स्थिति में मूत्र का कलर जो है चेंज हो जाता है, और यदि फिर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पी लेंगे तो फिर से यूरिन का कलर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ पे वो सर्टेन टाइम के लिए वो बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक यदि ऐसा हो तो समझेंगे कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो वो फिर एक अलग बीमारी की स्थिति होती है।
अब मूत्र का पीएच जो होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, तो लगभग 5 के लगभग होता है। हम लोग देखे थे जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पीसीटी था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो था, वो हाइड्रोजन आयन का भी सिक्रीशन करता था, और यूरिन का नेचर जो एसिडिक होता था वो हाइड्रोजन आयन की वजह से, और उस हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन कौन किया, तो पीसीटी किया। सामान्यतः माना जाता है कि मूत्र का निर्माण यानी यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में प्रतिदिन होता है। अब हम आते हैं कि किडनी से संबंधित कुछ बीमारियों के संदर्भ में। तो किडनी में स्टोन भी अब बहुत लोगों को पता चल रहा है कि अब बहुत लोगों को स्टोन हो रहा है। संभव है आपको भी पता चला होगा कि फलाने व्यक्ति को किडनी में स्टोन निकला है। तो किडनी में जो स्टोन होते हैं उसमें लगभग 80% जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होते हैं, और वहीं 20% स्टोन वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। कुछ अन्य बीमारियां, एक डायलिसिस का भी नाम सुने होंगे, कहीं कहीं हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। तो डायलिसिस क्या होता है कि हम लोग ये जाने थे कि किडनी क्या करता है, तो ब्लड का फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टरेशन करता है। तो किसी वजह से किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति को जीवित रखने के लिए वो आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, उसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो उस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। यानी जब ब्रिक काम करना बंद कर देता है तो मशीन का उपयोग कर रक्त को फिल्टर कर साफ किया जाता है, शुद्ध नहीं साफ किया जाता है। इसीलिए फिर से हमने लिखा है, यहाँ पर पहले भी जिक्र किया था, फिर से यहाँ पर कि फिल्टरेशन ऑफ ब्लड किडनी करता है, वहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स करता है। अब एक बीमारी है एन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि मूत्र का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी यूरिन का निर्माण किडनी के द्वारा नहीं हो पाता है, तो उसे एन्यूरिया कहते हैं। वहीं सिस्टिटिस, इसमें क्या होता है कि बार बार पेशाब आता है, और वो पेशाब भी जलन के साथ होता है, यानी पेशाब जो एक सर्टेन टाइम पर होना चाहिए वो नहीं, तुरंत पेशाब आता है, वो भी जलन के साथ, तो उसे सिस्टिटिस कहते हैं। एक है यूरेनिया। जब मूत्र में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे यूरेनिया कहते हैं। वहीं गाउट यानी गठिया, इसमें क्या होता है कि मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे गठिया कहते हैं। इस कंडीशन में होता है क्या कि जो भी जॉइंट होता है वहाँ पे यूरिक एसिड और भी बढ़ जाता है, वहाँ पे शायद साइनोवियल फ्लूइड एक रहता है, लेकिन उसकी जगह पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जॉइंट में बहुत दर्द होने लगता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए या पूछा भी गया है कि फ्लो ऑफ यूरिन, तो आपसे दे देगा एक चार्ट कि इसमें कौन सही है। तो क्या हुआ, किडनी में यूरिन बना, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकला। और एक चीज़ और कि जब हम लोग जब पेशाब करते हैं जो भी, तो वो पेशाब यदि खुले वातावरण में करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही उसमें दुर्गंध आना शुरू होता है। वो दुर्गंध इसलिए आता है कि वो जो हम लोगों के पेशाब में यूरिया होता है वो खुले वातावरण में वह अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, और अमोनिया बहुत ही तीखी गंध पैदा करने वाला मैटर है, कंपाउंड है, तो इसीलिए वहाँ पर वो गंध आता है। यानी मूत्र का यूरिया जो है वो खुले वातावरण में आने के बाद फिर से अमोनिया में बदल जाता है। हम लोग देखे थे कि लीवर क्या कर रहा था कि हमारे बॉडी में जो अमोनिया बना उसको यूरिया में बदल दिया, और वही यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर होकर वो बाहर निकला, तो फिर से वो अमोनिया में बदल गया। एक और डिजीज़ है, रोग है डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि मूत्र में जब ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, सभी चीज़ों का एक लिमिटेशन है, लेकिन वही जब अधिक होने लगता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशाब जब लोग करते हैं, जो डायबिटीज़ पीड़ित वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पेशाब में जब अधिक डायबिटीज़ बढ़ जाती है, माने शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें चींटी भी लगनी शुरू हो जाती है। और एक है कि किडनी का ट्रांसप्लांट, ये भी अब हो रहा है, ये भी अब बहुत से लोग किडनी का ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो निकट के सगे संबंधी हैं तो उनसे किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और किसी मृत व्यक्ति के शरीर से भी किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो वो उसमें यही शर्त है कि व्यक्ति जो जिस वक्त डेथ उनकी हुई हो उससे 48 घंटे के अंदर उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र समाप्त हुआ। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के संदर्भ में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हम पिछली बार की भांति फिर से इस बार कहेंगे कि जब थ्योरी पोर्शन आपका मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जिस रूप में भी घुमा कर पूछे, फिरा कर पूछे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप चाहे कितनी भी तरह का क्वेश्चन सेट बना लें या एग्जामिनेशन हॉल में रहें, आपको बिल्कुल आप रिलैक्स होकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। साथ में कमेंट्स में भी ये बताना का कष्ट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।